तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का विजन प्लस लर्निंग यूट्यूब चैनल्स पे। तो दोस्तों, आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और बहुत अच्छी तरीके से आशा करता हूँ आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से देख लीजिए। क्योंकि हिस्ट्री दोस्तों एक ऐसा पार्ट है हिस्ट्री जिसमें आपको, जो मैंने एक टाइमलाइन बताई थी, अगर आप उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप अपनी सब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। इसलिए आपको सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है। आज की जो क्लास हो रही है, आज हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड्स के बारे में। वैदिक पीरियड्स क्या है दोस्तों? सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके बारे में हमें संपूर्ण जो जानकारी मिली वो वेदों और पुराणों से मिली। किससे? वेदों से। वेदों से जानकारी मिली। तो इसलिए इस पार्ट को इतिहासकारों ने वैदिक पीरियड्स के नाम दिया। क्या नाम दिया? वैदिक पीरियड्स इसको नाम दे दिया। तो आज की क्लास में हम वैदिक पीरियड्स पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को भी समझने का प्रयास करेंगे, उन चीजों के बारे में प्रयास करेंगे कि यहाँ का सामाजिक स्तर कैसा रहा, राजनीतिक कैसा रहा और आर्थिक कैसा रहा। सारी स्थितियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन भारत, वैदिक सभ्यता कैसा था और कैसे यहाँ की लोगों की क्या ये थी, सारी इतिहास को बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो आ गए दोस्तों, वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड्स, वैदिक सिविलाइजेशंस बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके पहले समझते हैं काल काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इस सभ्यता को माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से कितना? 600 ईसा पूर्व माना जाता है। पढ़ने के अकॉर्डिंग जो है, वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और वहीं उत्तर वैदिक की काल की बात करें तो वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसको हम दो पार्टों में भाग में बांटते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे होंगे और प्रत्येक उस क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं कि ऋग वैदिक काल क्या है और ऋग वैदिक काल की जो हमको प्रमाण मिलते हैं उन साक्ष्यों के हिसाब से ही इतिहासकारों ने इस काल को दो कालों में विभाजित किया। ऋग वैदिक काल एक ऐसा काल था जिस समय के आर्य समाज के बारे में समझते हैं। ऋग वैदिक काल के पहले उद्भव की भी जो जानकारी मिलती है, तो माना जाता है कि जो आर्य लोग थे वो पहले कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मतलब इस वाले क्षेत्र से आए थे, मध्य एशिया। मध्य एशिया से आए थे और ये सबसे ज्यादा माना जाता है कि हाँ, मध्य एशिया से ही आर्य आए थे। क्योंकि जो सप्त सैन्य सिंधु मतलब, और ये आकर जो बसे कहाँ थे, बसने का जो इनका, ये बसे कहाँ? भारत के सप्त सैन्य प्रदेश में। तो ये भारत का नक्शा हो गया। भारत के जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र पे आकर के पहले ये लोग बसे थे। ठीक है, और इनकी जो भाषा थी, प्रमुख भाषा थी, वैदिक संस्कृति के आधार पर ये वेद के ज्ञान थे। इन्हें ज्ञान का जो सर्वोच्च स्रोत प्राप्त हुआ था वो वेदों से ही प्राप्त हुआ था, और ये वेद पढ़ते थे और ये संस्कृत भाषा को पढ़ते थे। और ये इनकी जो मान्यता थी कि संस्कृत जो है वो भगवानों की भाषा है, और हम आर्य लोग, ब्राह्मण लोग, अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं, कौन संस्कृत पढ़ते तो हम भगवान हैं। तो इनके जो कुल वेद हैं, लगभग जो हम वेद पढ़ते हैं वो चार प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अभी हम सिर्फ ऋग्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आया? सप्त सैन्य प्रदेश दोस्तों, आप ये जो भारत के इस नक्शे वाले, इस वाले क्षेत्र को देख रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र,
तो सर्वप्रथम पहले यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया पे ये लोग बसे हुए थे, यहाँ पे आकर के बसे थे। ठीक है, इतना दोस्तों क्लियर है? आशा करता हूं आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। पंजाब और अफगानिस्तान का क्षेत्र, ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि देखिए जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जो है, जो 1500 से 1000 से जो प्रारंभिक काल इसे कहते हैं, और यहाँ के जो समाज था, यहाँ के लोगों की जो सामाजिक प्रथाएं थी, उनके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। कि कौन सा था? पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक क्यों था? क्योंकि परिवार जो मतलब यहाँ के जो लोग थे वो कबीलाई मतलब कबीले बना करके रहते थे, कबीले बना करके रहा करते थे। और परिवार के आर्यों के जो कबीले समाज को जो तो वो बुनियादी एक इकाई थी। ठीक है, और ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा जाता था। ठीक है, पंचजन्य, जैसे कि आप इन समाज में जन, जन कौन होता था? समाज पर, जन पर आधारित था। और जन जो था वो समुदाय से, समुदाय कहलाता था। मतलब जैसे कि एक समुदाय ये हो गया, एक समुदाय ये हो गया, तो एक समुदाय, और इन्हीं समुदाय में एक प्रमुख होता था। ठीक है, उसे क्या कह रहे, क्या कहा जाता था? जन कहा जाता। इसके प्रमुख इकाई भी है, जैसे कुल, कुल के बाद आता था ग्राम, ग्राम के बाद आता था विश्व, विश्व के बाद आता था जन, जन के बाद आता था जनपद। ठीक है, कुल से बनता था ग्राम, ग्राम से बनता था विश्व, विश्व से बनता था जन, जन से बनता था जनपद। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के अकॉर्डिंग्स देखा जाता है कि जो स्त्रियों की स्थिति वो बहुत अच्छी थी। इस समय माना जाता था कि जो स्त्रियां थी, स्त्री, स्त्री को पढ़ने लिखने की बहुत सुढंग से वो पढ़ सकती थी, और वो विद्या सीख सकती थी, सभा समिति में भाग लेते सकती थी, और विवाह कर सकती थी, और स्वेच्छा से होते थे। मतलब वो किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती थी, किसी भी समाज के लोग से विवाह कर सकती थी, और उन्हें खुद, खुद क्या था? अपने वर चुनने का अधिकार था। ठीक है, और इसी समय दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में जोड़ा गया कौन सा? वर्ण व्यवस्था। इसमें वर्ण व्यवस्था जिनमें जन्म पर आधारित नहीं थी। मैं थोड़ा सा एक नया पेज लेता हूं, उसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वर्ण व्यवस्था दोस्तों उस समय क्या थी कि जो ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के, याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ठीक है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 8वां, नहीं 8वें नहीं दोस्तों, 10वें मंडल, सॉरी, कौन से? 10वां मंडल, 10वां मंडल जो है वो वर्ण व्यवस्था से है। और इसमें 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ब्राह्मण पहला था, ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, इसके बाद था वैश्य, और इसके बाद था शूद्र। ये जो चारों वर्ण व्यवस्थाएं थी, ये दोस्तों जन्म पर आधारित नहीं थी। मतलब आज के टाइम पे जो वर्ण व्यवस्था में जातियां बांटी गई हैं, जो ऋग्वैदिक, जो सॉरी हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं कि वहां पर क्या किया गया था कि जैसे ब्राह्मण का पुत्र था, अगर ब्राह्मण का लड़का है तो अगर उसका ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है तो वो ब्राह्मण ही कहलाता है। ये उत्तर वैदिक, लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसी स्थितियां नहीं थी। जब मैं अभी उत्तर वैदिक काल में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आप लोगों को दोस्तों बताने का प्रयास करूंगा कि जो ब्राह्मण, ब्राह्मण थे, वो कोई भी इंसान ब्राह्मण हो सकता था, चाहे वो क्षत्रिय में, धर्म में क्षत्रिय में पैदा हुआ हो, वैश्य में कुल में पैदा हुआ, या शूद्र में पैदा हुआ। वहां पर कर्म के आधार था। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसकी भुजाएं हैं, वो बलवान है, समझ रहे हो, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। अगर शूद्र है, अगर शूद्र है तो शूद्र का अगर पुत्र हुआ है, अगर वो ज्ञानी हो गया, पढ़ लिख, हाँ, लेकिन अधिकार सबको थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ
ब्राह्मण के लड़के ही पढ़ेंगे, क्षत्रिय के लड़के ही पढ़ेंगे, सबको बराबर के हक थे, बराबर के अधिकार थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं या कुछ ही वर्ग के लोग सीख सकते हैं, स्त्रियां पढ़ नहीं सकती हैं। बाद में इसे बहुत तोड़ा मरोड़ा गया और देखो स्त्रियों की ऐसी स्थिति उस समय होती थी कि वह पढ़ भी सकती थी, शास्त्रार्थ भी कर सकती थी। इसमें मतलब कार्य पर आधारित था। बिल्कुल जो जातियां मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी, वो किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। जो आप जैसा कर्म करते हैं, जब जैसे मेरा काम क्या है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? मैं एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, तो मैं भी ब्राह्मण क्यों? है ना? ब्राह्मण ही पढ़ाते हैं, ब्राह्मण ही ज्ञान अर्जित कराते हैं, तो इसलिए मैं क्या हुआ? ब्राह्मण। जो जिसका कार्य, अब जैसे मान लीजिए आपके पापा क्या करते हैं, आर्मी में है, तो क्षत्रिय हो गए, है ना? तो मतलब जो जैसा व्यक्ति आदमी काम करे, जैसे कृषि किसान खेती करता है तो क्या हो गया? किसान हो गया। बनिया, कोई बहुत सारे बनिया, वैश्य उसे कहते हैं जो बेचता है, दुकान उकान चलाता है, उसे वैश्य कहते हैं। तो कर्म के आधार पर लोगों को, काम के आधार पर उनको बांटा गया था, ठीक है? इस समय कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं था कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते या आप इसलिए बने हैं। कितनी बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है। ये लोग एक पशु की पूजा करते थे, गाय की। इनका जो पवित्र पशु था वो गाय था। ये या, याद रखिएगा, कभी कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता देता हूं, ठीक है? तो इतना समझ में आया दोस्तों? अब समझते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या थी। मतलब ये लोग जो है, मुख्य जो इनका पेशा था पशुपालन था, पशु पालते थे और कृषि प्रारंभ हुई थी, पर बहुत प्रमुख नहीं थी इनके लिए। ये कृषि पर ज्यादा मतलब निर्भर थे, लेकिन उतना ज्यादा माना जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि ऐसे ज्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं। कृषि पर आधारित बहुत प्रमुख नहीं थे, व्यापार सीमित था। ये लोग बड़ी बड़ी दूर तक मतलब दूसरे देशों से व्यापार की ऐसी कोई स्थिति दिखती नहीं है, ठीक है? इन लोगों ने क्या किया था, भारत में अटैक किया था और बस लूट मार करके और लोगों को अपने इस क्षेत्र पे मतलब लोगों की मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि उस समय के लोगों की ऐसी मानसिकता रही होगी, ऐसा सोचा जाता है, ठीक है? धर्म की बात करें तो इनकी जो प्राकृतिक पूजा, सूर्य की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, वरुण की पूजा करते थे। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा शंकर जी हैं, इधर और भी देवी देवता हैं, ठीक है? तो ये लोग प्रमुख कुछ देवी देवताओं की पूजा करते थे। यज्ञ और मंत्रों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने की परंपरा थी और मूर्ति पूजा नहीं थी। आज के टाइम पे जो हमारी भी गवर्नमेंट्स है, मूर्ति पूजा पर ज्यादातर कहीं भी मंदिर बनवा रही है, कहीं कहीं मस्जिद बन रहे हैं, मतलब कहीं भी कोई धर्म की चीजें हो रही हैं। तो ऋग वैदिक काल के समाज में इस समय क्या था दोस्तों कि मूर्ति पूजा का कोई भी अस्तित्व था ही नहीं। हाँ, ये लोग पूजते थे, देखो प्राकृतिक सूर्य की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं, वरुण की पूजा कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर मंदिरों का निर्माण नहीं था। ये असली सनातन था, ये असली धर्म था। मतलब यहाँ के लोग मूर्ति पूजा को नकारते थे, मूर्तियों की ये लोग पूजा नहीं करते थे। इतना दोस्तों क्लियर है? समझ में आया कि मतलब ऋग वैदिक काल के लोगों को जो सामाजिक स्थिति थी और यहाँ की महिलाओं की स्त्रियों की क्या स्थिति थी, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है? और आज हमारे भारत में आज छोटी छोटी बच्चियों के रेप और कत्ल, बलात्कार वो होते रहते हैं। ये दोस्तों इतना आम सा हो गया है। और आज के टाइम पे हमारे भारत में ही, हमारे भारत में, यस, अपने भारत में, हमारा भारत देश ना जाने कितनी कितनी सारी घटनाएं घटती रहती हैं, तो साथ में मैं इन चीजों को भी लेके चलता हूं आपको, ताकि समझ में आए। आपको पता है कि भारत जैसे हमारे भारत देश में वर्तमान में, ठीक है, चलो ठीक है, भारत में इतनी सारी घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं। आप लोग जरा सोच सकते हैं कि उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, पढ़ लिख सकती थी, सारी चीज थी। जातिवाद, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो सिर्फ कर्म के आधार पर आधारित था, कोई किसी को ऊंच नीच कह सकता था। आज तो महाराष्ट्र में बताओ, दो ऐसे प्रेमियों को एक दलित
समाज से लड़का आता था और एक ऐसे आता था, बस उनको खत्म कर दिया गया। उनके पिता ने कहा कि नहीं, ये परंपरा के हमारे धर्म के अधीन है, इसलिए उसको मार दिया गया। मतलब ये हमारा समाज हजारों हजारों, मैं कह सकता हूँ हमारे भारत में हजारों हजारों बलात्कार को सहने वाला समाज एक प्रेम विवाह नहीं सह सकता। मतलब इनर कास्ट नहीं सह सकता, अदर कास्ट शादी नहीं सह सकता। समझ सकते हैं इस समय के लोग मूर्ति पूजा पर कोई भी ध्यान नहीं देते थे, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज में जो वही मैंने बताया कि यहाँ पे समाज जो बटा हुआ था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते थे। ब्राह्मण कौन होते थे? जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग होते थे, उन्हें क्या कहा दिया जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। पढ़े लिखे जिन्हें पुरोहित कह सकते हैं। क्षत्रिय कौन थे? जो लड़ने में ज्यादा शक्तिशाली थे, युद्ध करने में सक्षम थे, वो क्षत्रिय थे। वैश्य जो लोगों के लिए अन्न, जल, दाना पानी, मतलब राजाओं के लिए ऐसे व्यवस्था करते थे, वो लोग तो कौन होते थे? वैश्य। शूद्र जो सेवक थे, मतलब जो सेवा करते थे, राजा महाराजाओं के पैर दबाते और इनकी भी सेवा करते, इनकी भी सेवा करते, इनको क्या कह दिया गया? और उस समय दोस्तों जानते हो, जैसे एक भाई है, मतलब एक पिता है, एक पिता, ठीक है, एक पिता के यदि अगर 4 पुत्र हैं, ठीक है, 4 पुत्र हैं। अब चारों पुत्र में अगर एक पुत्र क्या हुआ? पहला नंबर ब्राह्मण हो गया, दूसरा पुत्र क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया, और तीसरा पुत्र चलो वैश्य हो गया। क्या हो गया? वैश्य। तो जो चौथा पुत्र जैसे मान लो शूद्र हो गया, तो एक ही परिवार में एक पिता के 4 पुत्र, बेट समझ रहे हो? एक पुत्र के 4 पुत्र, एक पिता के 4 पुत्र, चारों अलग अलग धर्म मतलब कर्म के आधार पर जातियों में बढ़ गए, और छोटा वाला इन तीनों के क्या करता? सेवा करता। ठीक है, पहले ये व्यवस्था थी, लेकिन अभी हम समझेंगे उसके बारे में कि ये कैसे बदला और कैसे हमारे समाज में ये सारी कुरीतियां आई। जातिवाद, जातिवाद हमारे भारत का सबसे बड़ा कड़वा सच था, यही सच है दोस्तों। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी और कर्म और क्षमता पर आधारित थी। समाज में मुख्य 4 प्रकार से कार्यशील वर्ग उभरते दिखते हैं, जिसमें आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो शिक्षण, यज्ञ, ज्ञान ये कार्य करते थे। क्षत्रिय युद्ध, सुरक्षा और शासन का काम करते थे। वैश्य कृषि, पशुपालन, व्यापार करते थे। मैंने बताया ना, व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि भी करते थे। शूद्र सेवा कार्य और सबसे कम उल्लेख है। पूरा समाज समानता के निकट था, कठोर ऊंच नीच नहीं थी। जैसे कि आज हमारे भारत में, आज भी हम 19 साल 1947 में आजाद हुए थे, और आज इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हमारे समाज में एक चीज जरूर आती है, छुआछीत, ऊंच नीच। आज भी दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। ऐसा बहुत सारे हैं, केसेस आते रहते हैं कि आज फलाने, मतलब इस सिटी पे आज दूल्हे को घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया गया, उसे उतार दिया। ये क्या है? जातिवादी तो है, ऊंच नीच। स्त्रियों को सम्मान था, यहाँ पर स्त्रियों को सम्मान तो दिया जाता, विद्या सीख सकती थी और सभा समिति में भाग ले सकती थी। वर्ण व्यवस्था लचीली थी, व्यक्ति अपना कार्य बदल सकता था, और उत्तर वैदिक काल में जाकर वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाती है और कठोर बन जाती है। उत्तर ऐसा क्या कारण हुए जो उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पर हो गई? मतलब ब्राह्मण का पुत्र क्या होगा? ब्राह्मण ही होगा, भले वो काम कुकर्म वाले करता हो, लेकिन मैं देखो यार, जो बात बोलूंगा वो सही बोलूंगा। मतलब कैसे भी कार्य करता हो, लेकिन उसको ब्राह्मण, हाँ मैं जन्म से ब्राह्मण हूं तो मैं जन्म से ब्राह्मण रहूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवस्था क्या थी यहाँ की? राजा का जो पद वंशानुगत नहीं था। ऐसा नहीं था कि राजा का पुत्र राजा ही हो सकता है। जैसे कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई नेता है, तो जरूरी नहीं कि नेता का बेटा प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं, 5 साल बाद चुनाव होगा, इसके बाद वो राजा चुना जाएगा। ऐसी स्थिति, ऐसी व्यवस्था थी इस समय कि राजा का पद जो वंशानुगत नहीं था, कि नहीं राजा का पुत्र राजा ही होगा। 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं होती थी, सभा और समिति। ये राजा को नियंत्रित रखती थी, जो सभा होती थी और समिति। जैसे कि आज के समय में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, भारतीय संविधान में क्या, लोकसभा और राज्यसभा।
लोकसभा और राज्यसभा ही क्या करती हैं, सांसद को नियंत्रण में रखती हैं और सारी चीजों की देखरेख करती हैं। सेनापति और पुरोहित को महत्वपूर्ण पद दिए जाते थे। सेनापति सेनापति जो क्या करते थे, सेना नायक होते थे, और पुरोहित जो होते थे वो ज्ञानी तो होते ही थे और सही राह बताते। राजा बलि कर लेता था, यदि कि अगर किसी की बलि होती है या बलि दी जाती है जीव जंतु की किसी भी, तो राजा बलि कर लेता था। और आज तो बलि चलती है यार, बहुत सारी, हमारे भारत में बहुत सारे आज भी मंदिर हैं जहां पर क्या किया जाता है, बलि चढ़ाई जाती है। ठीक है, राजा बलि कर लेते थे। ठीक है, और इसी समय होता है दोस्तों सातवां एक मंडल है ऋग्वेद में, सातवें मंडल में दर्शाया गया है दशराग युद्ध के बारे में। दोस्तों दशराग युद्ध कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्स में, तो एग्जाम मोटिवेशन समझ सकते हैं कि यह युद्ध जो है ऋग्वैदिक काल में परुष्णी रावी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी रावी नदी, मैं थोड़ा सा मैप ले लूं अगर, ठीक है, परुष्णी नदी कहाँ है, तो ये भारत का नक्शा मैंने बना लिया। ठीक है? तो भारत की परुष्णी रावी नदी यहाँ से निकलती है हमारी नील नदी, तो यहाँ से यही सारी नदियां हैं। ठीक है, तो इसी के बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि जब जो आर्य आए थे वो कहाँ बसे थे, पंजाब के क्षेत्र और अफगानिस्तान के क्षेत्र पे, तो यहीं पे दशराग युद्ध छिड़ गया था और यहीं पे दशराग युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध में भारत के कुल राजा जो कुल के राजा जो सुदास थे और 10 राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया था। सुदास पुरोहित वशिष्ठ थे, सुदास जो थे और पुरोहित वशिष्ठ थे। समझ में एक बात, लेटर ले क्या, ठीक है। जबकि जो जबकि जो विरोधी विरोधी दल पक्ष था, कौन था, विरोधी पक्ष को विश्वामित्र कहा गया, विश्वामित्र ने समर्थन दिया था और 10 जनजातियां इसमें भाग ली थी। तो कुछ हैं जैसे पुर, यदु, तुर्वस, अनु और तुलहय आदि, ये कुछ जनजातियां हैं जो इसमें क्या करती हैं, भाग लेती हैं। लेकिन सुदास इसमें विजित होते हैं। कारण था सत्ता संघर्ष, भूमि नदी मार्ग का नियंत्रण तथा वशिष्ठ विश्रामित विवाद। परिणाम क्या हुआ, सुदास जो है निर्णायक विजय होती है, सुदास जीत जाते हैं और इससे भारत की कुल शक्ति का अत्यधिक बढ़ी और आगे चलकर कुल राज्य का विकास हो जाता है। ठीक है, आइए कुछ ऐसी ऋग्वैदिक कालीन की कुछ नदियों के बारे में नाम है जो पेपर में दोस्तों कई बार पूछी जा चुकी हैं। एसएससी है, रेलवे है, आरआरबी, एनटीपीसी है, और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में और लेखपाल में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे और लेकर के इसको अपने बोर्ड के सामने लगा लीजिए। जैसे क्रब, इसे आधुनिक भाषा में कुर्रब कहा जाता है, कुर्रम। कुंभा, काबुल नदी थी। वितस्ता, झेलम। अस्किनी, चिनाब आज की परूसणी, रावी नदी है। शत्रुदी, सतलुज कहलाती है। विपाशा, ये ब्यास रिवर है। असदा नीरा, गंडक नदी है। हरदोस्ती, घाघरा है। गोमती, गोमल के नाम से जानी जाती है। सुवास्तु, स्वात के नाम जानी। सिंधु, सिंध ही कहलाती थी, सिंधु को सिंध कहा जाता था। सरस्वती इस समय जो है विलुप्त हो चुकी। घाघरा, रांची, तिरप्ता, सुषुम्ना, सोहन और मरुवृद्धा और मरुवर्मन, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, और आशा करते हो जैसे कुंभ, कुर्रब है कि नहीं, हाँ ठीक। इरावती, परुसड़ी, रावी नदी, ये समझ में है बात। तो ये सारी प्रमुख ऋग वैदिक काल की नदियां थी। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने समझ लिया है। ठीक है, और इसमें अगर बात करें इनका जो प्रिय पशु था, प्रिय पशु आपको बता ही दिया मैंने कि प्रिय पशु इनका गाय था। कौन था, गाय, तो गाय की पूजा करते थे। गाय इनका प्रिय पशु, और घोड़ा, तो घोड़ा घोड़ा भी पालते, गाय और घोड़ा भी पालते थे। और मूलतः ये जानते हो ये लोग शाकाहारी थे, मतलब आर्य जो थे वो क्या थे, शाकाहारी थे। ठीक है, शाकाहारी थे और पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे। पेय पदार्थ,
पेय पदार्थ क्या था इनका, थोड़ा सा ये कुछ चीजें हैं। पेय पदार्थ ये कौन, सोमरस। सोमरस क्या होता है, सोमरस जानते हो दोस्तों, फल फ्रूट का जैसे बनाया जाता है वही सोमरस होता था। पैसों के लिए पढ़ाने वाला जो जीवोपार्जन गुरु, वो उपाध्याय कहलाता था। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे, उपाध्याय। अरे आप लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसे जो पैसा लेता है उसे उपाध्याय कहा जाता था, ठीक है। शाकाहारी होते थे। और आर्य जो है वो तीन तरह के वस्त्र धारण करते थे। जी ठीक है, आर्य जो है, आर्य आर्य तीन तरह के वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। तीन तरीके के वस्त्र धारण करते थे। कौन कौन से वस्त्र थे, अधोवस्त्र। कौन थे, अधोवस्त्र। अधोवस्त्र और उत्तरीय वस्त्र। कौन है दोस्तों, उत्तरीय वस्त्र। उत्तरीय वस्त्र। फिर इसके बाद है अधिवास। क्या है, अधिवास। ये तीन तरीके के, अधोवस्त्र, उत्तरी वस्त्र और अधिवास, ये तीन तरीके के क्या करते थे, ये वस्त्र पहनते थे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ऋग्वैदिक काल में अगर देवताओं की बात करें कि ये मतलब कौन कौन से देवता की पूजा करते थे, या किस देवता को ये किसके नाम से जानते थे, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ठीक है। नया पेज ले लेता हूँ, न्यू स्लाइड, ये न्यू स्लाइड आ गई। तो समझते हैं, देखिए, मारुत। मारुत एक देवता है, मारुत। वाइड ले लेते हैं, मारुत। मारुत देवता है, तूफान का देवता कहा जाता था। किसका, तूफान का देवता। मारुत को कहते थे तूफान का देवता, ठीक है। सोम, सोम जो है, सोम है, सोम। सोम जो देवता है, सोम। सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता है। किसका, वनस्पति। वनस्पति का, सोम को क्या कहा जाता है, वनस्पति का देवता। ऊषा जो है, ऊषा। ऊषा, ऊषा देवता को किसके नाम से जाना जाता है, ये सब ले लेते हैं। ऊषा, प्रगति भोर, या हाँ, प्रगति के नाम पे कहते हैं ना, प्रगति, सूर्य उगता हुआ प्रगति का है, या ऊषा। ऊषा कह सकते, भोर। भोर भई भोर। उत्थान देवी, ठीक है, उत्थान देवी हो गया। और और एक थे धाव, आकाश का देवता, अधाव या ऐसे, धाव ऐसे करके, ऐसे इसे कहा जाता था, इन्हें कहा जाता आकाश का देवता। आकाश का देवता कहा जाता था, ठीक है। और 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 है वरुण। वरुण जो थे, वरुण, वरुण की पूजा करते थे ना ये लोग, वरुण पढ़ा था ना, वरुण। वरुण जो है वो जल के देवता कहलाते। किसके, जल के देवता, जल के देवता। वरुण जो है कौन थे, वो जल के देवता कहलाते थे, ठीक है। वरुण के जो है जल के देवता। पूषण रुद्र, पशुओं का देवता था, पूषण। क्या लिखेंगे, पूषण। पूषण, पूषण जो है वो क्या है, पशुओं के देवता, पशुओं के देवता। पूषण जो है पशुओं के देवता है। इंद्र, युद्ध एवं वर्षा का देवता है, इंद्र। इंद्र जो है वो कौन है, युद्ध एवं वर्षा के देवता है, युद्ध एवं वर्षा के देवता, ठीक है। इंद्र कौन है, युद्ध एवं वर्षा के देवता। और और करवा दें दोस्तों, अग्नि। अग्नि, अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता एवं मनुष्य के मध्य, मध्यस्थ, बीच में, या मध्यस्थ लिख सकते हैं, बीच लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देना। इसको लिख सकते हैं क्या, बीच में
मध्यस्थ, ठीक है। अग्नि हो गया, अश्वनी, अश्वनी, अश्विन, अश्विन भी लिख सकते हैं, अश्विन क्या लिख सकते हैं, अश्विन। अश्विन देवता जो है वो विपत्तियों को हराने वाले इनके थे, विपत्तियों, विपत्तियों को हराने वाले, ठीक है, विपत्तियों को हराने वाले। और विष्णु कौन थे, विष्णु, विष्णु, विष्णु की ये लोग पूजा करते थे ना। विष्णु जो है ना विश्व के संरक्षण का पालन करता, आपको पता है यार जो हिंदू धर्म में ना पालन, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख देवता थे, ठीक है। इनको आपने लिख लिया होगा, नोट्स अगर क्लियरिटी नहीं तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स दिलवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम जो है जो दूसरी क्लास पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक काल में जो है, ऋग वैदिक काल तो हो गया, पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, ठीक है। उस काल के बारे में जिसे हम वेद, वेदांग और स्मृतियां, दर्शन, पुराण, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक, इसमें हम भी इसकी सारी चीजें जैसे आज पढ़े हैं आज की क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आज हमने समझा है ऋग्वैदिक समाज के बारे में, आर्थिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी चीजों के बारे में पढ़ लिया है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं। आशा करता हूं आप लोगों को क्लास बेहतरीन लगी हो, अगर क्लास बेहतरीन लगी है तो हमें हमारे साथ और भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नई क्लास में लेकर के इसी जोश और होश के साथ। बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।